तो मैं सबसे पहले ज्ञान की बात कर देता हूँ। पीछे तक जितने लोग सुन रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम में अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। नहीं आप भाई साहब आप हंस क्यों रहे हो? मैं हैंडसम नहीं हूं क्या? नितिन जी हमारा तो किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है भाई साहब, हमें तो आजादी है बोलने की। जब कन्हैया को आजादी है तो हमें भी है। बहुत अच्छे। क्या है कि आजकल टेंशन का माहौल है। मैं तो मंच का सबसे कम उम्र का कवि हूँ। मेरे कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। वाह बहुत अच्छे भाई साहब टेंशन है आजकल। आप देखो शंभू ने बताई बहुत सारी टेंशन, वाकई में बहुत टेंशन चल रही है जी। मैं देख रहा हूँ इधर हमारी भाभियां, पूरा लोड आपने ले रखा है जी पूरे प्रोग्राम का। सबसे ज्यादा तालियां भाभी ने बजाई है, वरना जी महिलाओं को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। पद्मिनी जी के तुरंत बाद मुझे बुला लिया। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा आ गया हो। बहुत अच्छे वाह। अच्छा मुझे मलिंगा सुन के वे लोग भी हंस रहे हैं जिनके अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। ये बीच में राणा दूंगा भी आगे है। टेंशन है भाई साहब, इतनी टेंशन हो गई आजकल कि हंसना हंसना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे तो टेंशन है पॉलिटिक्स की भाई साहब, बहुत टेंशन आजकल। केजरीवाल जी आ गए, मोदी जी आ गए, राहुल जी हैं, योगी जी आ गए। सबसे ज्यादा लाफ्टर भाई साहब पॉलिटिक्स से मिलता है। हमारा किसी दल से कोई लेना देना नहीं, हम तो सबके साथ जंग करते हैं। कभी का काम जंग करना है। आजकल केजरीवाल जी का एक ही काम है नितिन जी। देखो मैं ईमानदारी से एक बात बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी में जितने 10% जो सबसे अच्छे लोग हैं, आप उनमें से एक। मतलब मैं आपको अच्छा नहीं बता रहा, 90% खराब बता रहा हूं। ये क्या टेंशन है आजकल? केजरीवाल जी का एक काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर आपके बारे में दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस, खाली बात से बात मिलाइए तो। विधायक जी हैं जब भी हंसते हैं मुझे लगता है संकट आने वाला है, दोबारा हंसते लगता है मुझ पे ही आने वाला है, क्योंकि बहुत बढ़िया लोग हैं। आपके भी बताऊंगा, हम कभी कभी पक्षपात नहीं करते, हम कभी किसी के नहीं होते सर। हम तो अपने पिताजी पे कविता लिख दे मौका दे तो। ये क्या है टेंशन का माहौल। आप देखो पॉलिटिक्स में बहुत टेंशन है, दिल्ली में इलेक्शन है, हम लोग तो नेताओं में घिरे रहते हैं भाई साहब। मुझे आने एक बार 4-5 नेता दौरा करने आए हमारे गांव के आसपास, सबकी गाड़ी आपस में टकरा गई सारे चल से। गांव का प्रधान निकल के आया, उसने हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेता निपटा दिए, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था वो जिंदा हूं। हमने सोचा झूठ बोल रहा होगा। एक से बढ़ के एक नेता है देश में भाई साहब। एक मैं कुछ बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में उतारूंगा, आपको मजा आ जाए तो मुझे बताना। एक से बढ़ के एक नेता है, लालू जी है बिहार में, शंभू ने बात की लालू जी की। भाई साहब लालू जी बनाना चले गए, अभी मोदी जी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, आपको पता होगा। 1 घंटे भाषण दिया उन्होंने, लड़का सामने से उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लड़के का जवाब आपको अच्छा लगे तो पीछे तक सबकी तालियां चाहिए। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, तब अच्छा दिन है नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। एक से बढ़ के एक नेता भाई साहब। एक और नेता अभी भी है नवजोत सिंह सिद्धू, उनका भी स्टाइल अलग है भाई साहब भाषण। वो भी जब बात करते हैं ना, मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, हम लोगों को माइक ले जाके रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले शुरू हो जाते थे। एक लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सभी बना देगा। माय डियर फ्रेंड तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर तो झरने कागज सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। लेकिन नितिन जी एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 पीढ़ियां बीत गई, ये नेता बोल क्या रहे हैं?
नाम नहीं बताऊंगा और आप समझोगे मुलायम सिंह के बारे में। भाई साहब किसी को समझ में नहीं आता। अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आया। अखिलेश जी से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, नेताजी ने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों मैंने भाषण सुना मुलायम सिंह जी का, पूरे भाषण में ये समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया। इसके अलावा भाई साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुलायम सिंह ने जैसे भाषण देना शुरू किया, उत्तर प्रदेश हमारे बात चली वो लखो जी तो हमारे बात चली लिख कर पैन निकाल। हाँ राहुल ने बोला। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा टीवी का वॉल्यूम तेज किया, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। हमारा उत्तर प्रदेश जितनी बात चली वो लखो भाई की बात और हमारे पैन पर डायरिया लिख कर जो राहुल ने मरवाया। मैं पिताजी को ले आया थी बुला के, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो फिर से शुरू हुए, हमारा उत्तर प्रदेश जितना जितने मारती तुम्हारी बुआ तो हमारा बात चली वो लखो जब पैन पर डाय लिख कर मैं बात लिखकर करी राहुल ने। भाई तालियां बजाइए जोरदार यदि आनंद आ रहा है। जो तालियां कम नहीं होनी चाहिए। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना ये सबको यही मरवा देगा। ये क्या है जी टेंशन है पॉलिटिक्स की। सबकी आवाज अलग अलग होती है हर नेता की। मैं कुछ भाजपा के नेताओं की भी आपको स्टाइल बताऊंगा वो कैसे बात करते हैं। एक आवाज आपको सुनवाता हूँ, आप सबको मजा आ जाएगा। नितिन जी आपको भी और भाजपा वाले जो हमारे संतोष जी बैठे हैं और आपको भी मजा आ जाएगा। एक मेरे बहुत पसंदीदा नेता, उनका स्टाइल आप देखना, उनकी आवाज आपने कभी किसी कलाकार के मुंह से नहीं सुनी होगी। माइक कभी हमारे जैसा नहीं है, काफी ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। राजनाथ सिंह जी की आवाज आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। हमारे गृह मंत्री, आपने उनका स्टाइल देखा होगा जब वो बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी जब बात करते हैं, आशीष जी देखना लोकसभा में, अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो विकास का कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा ही किया जा रहा है। बहुत अच्छे। इस देश में पाकिस्तान पर कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। मैंने उनसे एक बार बात की, मैंने कहा राजनीति ये बताइए प्रधानमंत्री तो आडवाणी जी को बनना चाहिए था, इतने सीनियर नेता था, ये क्या हो गया। राजनाथ सिंह जी का जवाब अच्छा लगे तो खूब तालियां बजाना। यह बात सत्य है कि प्रधानमंत्री हमारे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनना था। वह तो कुर्सी के करीब चले गए थे, परंतु 56 इंच की दूरी रह गई। 56 इंच की दूरी रह गई। नोटबंदी की बात की, एक आवाज है जो इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मैं वो आपको आवाज सुनाता हूँ। मोदी जी का अंदाज, अपना अंदाज आपको पता है, हमारा किसी से सर कोई लेना देना नहीं। हम तो व्यंग ढूंढते हैं कहाँ मिलता है। अभी पत्नी ने बात की 50 दिन मांगे मोदी जी ने। अच्छा मोदी जी ने जब 50 दिन मांगे देश से, मुझे लगता है उनकी जुबान पे तो भाषण था, दिमाग में कुछ और चल रहा था। आपको लगे आखिरी पंक्ति में कि मोदी जी के दिमाग में यही चल रहा था, तो पूरी तालियां आपकी मैं चाहता हूं भरपूर। मोदी जी अगर आपके इस मंच पे आते, 5 लाख युवा मंच पर आते और यहाँ से देश से 50 दिन मांगते, तो वो कैसे मांगते, आखिरी पंक्ति में आपको ध्यान चाहूंगा, मोदी जी का अंदाज सुनिएगा। भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित तमाम कवि और मेरे सामने बैठे हुए कैशलेस लोगों को प्रणाम। मेरा इस लक्ष्मी नगर से बहुत पुराना नाता है। मैं देख रहा हूं गंगा में चवन्नी नहीं डालते, अब नोटे बह रही है, नोटे बह रही है। यह देश मुझे 50 दिन दे, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। यह देश मुझे 50 दिन दे, बस 50 दिन दे, 51वें दिन तो आदत हो जाएगी। भाई तालियां कम बजाइए आप लोगों ने, जरा एक बार भरपूर बजाने दीपक के लिए। अब दोबारा मोदी जी 50 दिन मांगेंगे तो इतनी भी नहीं बजेगी। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। ये अंदाज है, सबका स्टाइल हर नेता का अलग होता है। केजरीवाल जी का अंदाज अपना अलग है। मैंने तो केजरीवाल जी का इंटरव्यू लिया नितिन जी एक दिन, आप बिल्कुल पाठ हाँ
एक अच्छी कविता प्रवीण भैया ने याद दिला दी, मैं भूल जाता हूँ उसको, उन्होंने बहुत समय पे याद दिलाया। सबका अंदाजा लगा जब नेताओं ने टेंशन दी तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी आए प्रवीण भैया जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा आगे अभी तक भी टेंशन दे रहे हैं, पर अब ये नहीं पता भाजपा को ज्यादा दे रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा दे रहे हैं। बाबा ने अपना मंच सजाया हुआ तो सबको योग सिखा रहे थे, अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है। तो अभी उनके बाद एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि भीतर की कुंडी बंद हो जाए। अब धीरे धीरे बाहर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तब एक नेता खड़े हुए, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम खूब कराया, इतना अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? बहुत ही मन से आप सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारी मातृशक्ति माताएं विराजमान है, भाभियां बहनें हमारी विराजमान है। भाभी आप सच्ची में बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वरना मुझे पता है महिलाओं को ना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा मेरी तो भाई साहब अभी हुई नहीं है, हुई क्या हो नहीं रही। मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ना करवा के किसी के लिए बचा ही रहा हूं। मुझे पता है किसी भी महिला से आप पूछ लो, कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी, किसी से पूछ लो आप। एक आदमी कोई पद्मिनी जैसी होती है, बता देती है 43 हो गई। हर कोई नहीं बता पाता, एक आदमी ईमानदार होता है वो बता देता। नहीं मैं देखूंगा नहीं पीछे, मैं देखूंगा ही नहीं। मैं तो राजस्थान वाली पद्मिनी की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या टेंशन है? मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था भाई साहब, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोले क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोई चीज मेरी भले ही ना हुई हो, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हारने के बाद नेता अपने दफ्तर में जाता है। कल से ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। सबसे पहले दोस्ती खत्म करा देती। वो बेचारा उससे बात करना बंद कर देता है। फिर एक दिन बुलाएंगे, कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL में सट्टा लगाना बंद कर। वो सब कुछ छोड़ के जब बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलते हैं आप पहले जैसे नहीं रहे। ये क्या है? ये सारी टेंशन है। अच्छा दिल्ली में तो इतनी टेंशन है, बिखरी हुई है, आप कहीं भी देख लो। यहाँ जगहों पे नाम ठीक नहीं है। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला, ये नाम है भाई साहब। मैं तो सड़क पे खड़ा हुआ था, एक आदमी आ गया एक बार, बोला ये पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा क्यों? बोला मेरे मोबाइल पे छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। मैंने कहा GPS का जमाना है, जहाँ खड़ा वही तो छपेगा। बोलो सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा। बोला सड़क के बीच में आऊंगा तो? मैंने कहा जा फिर सुबह अखबार में ही छपेगा। दिल्ली में समस्या बहुत है जी, बिजली के खंभे बहुत हैं। अभी निगम का चुनाव आ रहा है सर, इस पर ध्यान दिया जाए। बिजली के खंभे दिल्ली में वाकई बहुत है। किसी के घर के सामने, दुकान के सामने, दफ्तर के सामने प्रवीण भैया कहीं भी खंभा गाड़ देते हैं। अब हमारे दुकानदार इतना शाणे हो गए, खंभा ढंग से गड़ता नहीं, खंभे पे दुकान का नाम लिख देते हैं, सोनू जनरल स्टोर, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। अच्छा समस्या तब हुई जब वही खंभा उखाड़ के अगले दिन थाने के सामने लगा, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। एक आदमी तो बिस्किट का पैकेट लेने भी घुस गया, एक लेने घुसा था 20 दे के छूटा। ये सारी टेंशन है। आपने कवियों को बुलाया, कवि सम्मेलन आप कराते हैं। प्रवीण भैया ने मुझे आदेश दिया कि मैं कविता आपको सुनाता हूँ, समय का ध्यान पूरा रखते हुए एक आखिरी कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि आशीष अनल जी देश के सबसे बड़े इस समय वीर रस के कवि, हमको उनको सुनना है, प्रवीण जी को, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को सुनना है। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ मीडिया पर। मीडिया पर आपने बहुत कम कविताएं सुनी होंगी, हमारे चैनल के दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी समर्पित करता हूँ। मीडिया वाले कुछ भी दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि 99% चीजों की जरूरत नहीं है, पर वो दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। भाई साहब क्रिकेट मैच चल रहा है, मदन लाल से पूछेंगे हमारी टीम को रन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा मदन लाल भी सीरियस हो जाता है, कहता है ब्रेक के बाद बताऊंगा। अब वो पूरा देश ऐसे देखता है, पता नहीं क्या बताएगा जो हमें नहीं पता। वो फिर पूछते हैं मदन लाल जी हमारी टीम को रन बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
मदन लाल बड़ा सीरियस होकर बोलते हैं हमारी टीम को रन बनाने के लिए बैटिंग अच्छी करनी चाहिए। वो असली जोक तो अब बोलता है, कहता ये था हमारे मदन लाल जी का एक्सपर्ट कमेंट। इसमें क्या एक्सपर्ट है मुझे नहीं पता। मीडिया पर एक कविता आपको सुनाता हूँ, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कविता को सुनने के लिए, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन कराया है। अच्छी कविता आप सुनेंगे तो अच्छी कविता हम लिखेंगे। तालियां आपकी इस कविता पर चाहिए और हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि मीडिया पर कोई विधायक, कोई सीएम, कोई पीएम, मुझे लगता नहीं सर मीडिया पर कोई बोलने की किसी में हिम्मत बची है देश में। लेकिन कवि सम्मेलन का मंच है जो मीडिया को भी दिशा दिखाने का काम करता है कि आप ये काम थोड़ा ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो। क्योंकि कवि सम्मेलन तब से हो रहा है जब मीडिया, तो क्या अखबार भी कभी दुनिया में नहीं छपा होगा। एक बार तालियां बजा दो, मैं मीडिया पर कविता आपको सुनाता हूँ। मीडिया पर खूब ठहाके लगाना, एंजॉय करना। और अंतिम कविता आपको देता हूँ। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये घटना है, ये कहीं भी हो सकती है। अब अलग अलग चैनल कैसे बेच रहे हैं इसके मजे लेना। रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आ जाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहाँ था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हाँ, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार। आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अपनी परफॉर्मेंस का अभी तक का सबसे बारीक व्यंग आप सबके चरणों में रखता हूं। जो लोग समझ जाए वो मुझे बताएं। चौथे चैनल पर खबर, आपको लगे कि मीडिया वाले ऐसा भी कर सकते हैं तो एंजॉय करना। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार। आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं, जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकोड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकोड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? पत्नी के मर जाने का या पकोड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकोड़े बाहर से मंगा लीजिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मन को मत मारिए, पकोड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद्व। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए, ज्यादातर मीडिया चैनल सत्य दिखाना ही भूल गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ज्यादातर चैनल सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उल जुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो ये है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाएंगे। शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।